अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। और आज इस वीडियो के अंदर हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सी एस 302 की। यह असाइनमेंट नंबर 2 है फॉल 2023 की, जिसकी डेडलाइन 15 जनवरी है और इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स 20 हैं। तो इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमें एक कॉनिकल फॉर्म गिवन है एसओपी एक्सप्रेशन की, जिसके अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं A B C D E। और यहाँ पे कुछ मिन टर्म्स मेंशन की हुई हैं 0 1 2 4 6 7 और इस तरीके से अप टू 31। और क्वेश्चन ये है कि क्विन मैकलस की सिंप्लीफिकेशन मेथड के थ्रू हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करने हैं और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन भी इसका लिखना है, और इसके तमाम स्टेप्स परफॉर्म करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स का है, तो इसकी वजह से ये असाइनमेंट कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो अगर मैं इस असाइनमेंट को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको कंप्लीट डिटेल नहीं बताऊंगा, जस्ट एक शॉर्ट सा सोल्यूशन है जो कि आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले हम ये फर्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे और जो भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मिन टर्म्स मौजूद थी उसकी हम बाइनरी लिख लेंगे। और जो बाइनरी लिखेंगे वो हम 5 वेरिएबल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 वेरिएबल हमने इस्तेमाल करने हैं। तो जीरो की बाइनरी 0 0 0 0, फिर उसके बाद 1 की बाइनरी 2 की, और अप टू 31 जितनी भी टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद हैं उसके हमने बाइनरी लिख ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे और इस टेबल के अंदर हम ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के अंदर वो टर्म्स आएंगे जिसके अंदर 1 मौजूद नहीं होंगे। सेकंड ग्रुप में वो टर्म्स आ जाएंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ 1 एक होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 4 और 16 की जो बाइनरी है इसके अंदर सिर्फ एक 1 आ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप के अंदर वो टर्म्स आ जाएंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ 1 दो होंगे। तो 6 9 10 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद वो टर्म्स आएंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ 1 तीन होंगे, फिर चार वाली और फिर पांच वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो ये टोटल 6 ग्रुप हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। और जब हम ये टेबल क्रिएट करेंगे तो साथ हमने एक और टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लिखेंगे यूज। और इस टेबल से जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर जो टर्म्स यूज होती जाएंगी उनको हम यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। आप कोई भी मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं, मैंने स्टेरिक यूज किया हुआ। आप टिक मार्क या क्रॉस वगैरह इसकी जगह पे लगा सकते हैं। अब जब हमारे पास ये टेबल आ जाएगा और इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, तो हमने फर्स्ट ग्रुप को कंपेयर करना है सेकंड ग्रुप के साथ, फिर सेकंड ग्रुप कंपेयर होगा थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ होगा, फोर्थ फिफ्थ के साथ होगा और फिफ्थ सिक्स्थ के साथ होगा। जब हम फर्स्ट ग्रुप को कंपेयर करेंगे सेकंड ग्रुप के साथ, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी बिट चेंज है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये जो टर्म है इसकी ई बिट 0 है, जबकि यहाँ पे ई बिट 1 है। तो जब इससे नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास बनेगा तो उसमें हम लिख लेंगे टर्म 0 1 और उसकी ए बिट 0 होगी, बी भी 0 होगी, सी भी 0 होगी, डी भी 0 होगी। जबकि ये जो बिट चेंज है इसकी जगह पे हम डैश लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे 0 1 लगा हुआ है और डैश मौजूद है। इस तरीके से 0 2 को हम कंपेयर कर लेंगे। इसकी चूंकि डी बिट चेंज है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आप देख सकते हैं कि डी बिट पे डैश है। इस तरीके से जब नेक्स्ट टर्म हम कंपेयर करेंगे 0 4 0 16, तो इसकी ए बिट और 0 4 की सी बिट की जगह पे डैश आ जाएगा। और जो टर्म यहाँ पे यूज होगी हैं उसकी जगह पे हम यूज मार्क कर देंगे। तो फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट टर्म और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की ये चारों टर्म यूज हो गई हैं, तो इस जगह पे स्टैटिक मार्क किया हुआ। जब ये फर्स्ट ग्रुप का कंपैरिजन सेकंड से कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे थर्ड ग्रुप के साथ। और इस कंपैरिजन में हमने ये देखना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टर्म नंबर 1 है, तो इसकी ई बिट 1 है। तो नेक्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी ई बिट 1 है, तो वो टर्म नंबर 9 है। तो 1 और 9 को हम आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो टर्म सेम है वो एज इट इज लिख देंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 सेम है, तो नेक्स्ट ग्रुप में इस जगह पे 0 आ जाएगा। बी बिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये चेंज है, तो इसकी जगह पे हम एक डैश लगा देंगे। और बाकी तमाम बिट्स चूंकि सेम है तो वो बिट्स हम सेम ही लिख देंगे। ये आप नेक्स्ट ग्रुप में देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली बिट चेंज थी, तो इसकी जगह पे हमने क्रॉस लगा दिया और बाकी तमाम बिट्स एज इट इज आ गई हैं। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए जो टर्म सेकंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप में कंपेयर हो सकती हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। और फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप को हम फोर के साथ कंपेयर करेंगे। थर्ड ग्रुप को फोर के साथ कंपेयर करते हुए हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 1 आ रहे हैं,
तो उसके नीचे कौन सी ऐसी टर्म्स है जहाँ पे 2 1 आ रहे हैं। तो टर्म नंबर 7 है और 22 है। तो 6 को हम 7 के साथ भी कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद 22 के साथ कंपेयर करेंगे। जब थर्ड ग्रुप का कंपैरिजन 4 के साथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 4 को 5 के साथ और 5 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे। उससे जो नेक्स्ट टेबल आएगा वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब जब ये टेबल आ जाएगा तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इसके अंदर फिर इस वाले ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट ग्रुप के साथ। और ग्रुप को कंपेयर करने का तरीका अब ये होगा कि हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें डैश के नीचे डैश मौजूद है। तो यहाँ पे 0,1 जो टर्म है इसकी ई बिट डैश है। नेक्स्ट ग्रुप में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसकी ई बिट डैश हो। इस वजह से ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। और आप यहाँ पे देख लें, मैंने यूज्ड की जगह पे भी मार्क नहीं किया हुआ, मतलब ये टर्म यूज नहीं हुई। 0,2 के केस में डी बिट की जगह पे डैश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,6 में डी की जगह पे डैश मौजूद है। तो 0,2 4,6 ये आपस में कंपेयर होंगी। और इसकी जो बिट्स सेम है, मतलब ए बी, ये बिल्कुल सेम है। तो ये एज इट इज लिख देंगे। सी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी जगह पे डैश आ जाएगा। नेक्स्ट डैश मौजूद है तो एज इट इज हम लिख देंगे और उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो 0 है तो वो 0 लिखी जाएगी। फिर उसके बाद हम बाकी टर्म भी कंपेयर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट काम ये होगा कि सेकंड ग्रुप को कंपेयर किया जाएगा थर्ड ग्रुप के साथ। तो इसमें अब हमने ये करना है कि डैश के नीचे डैश मौजूद होनी चाहिए और 1 के नीचे 1 मौजूद होना चाहिए, तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। 1,9 नेक्स्ट ग्रुप में किसी के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकती, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 4,20 को कंपेयर किया जा सकता है 6,22 के साथ, क्योंकि इसके नीचे डैश मौजूद है और 1 के नीचे यहाँ पे 1 मौजूद है। और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट कंपैरिजन भी कर लेंगे और इससे जो हमारे पास टेबल आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जब इस टेबल तक हम पहुंच जाएंगे तो इस टेबल के अंदर भी हमने कंपैरिजन करना है, लेकिन इस टेबल के अंदर मजीद कंपैरिजन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डैश हैं तो नेक्स्ट ग्रुप में कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके 2 डैश मौजूद हो इस पॉइंट पे। या फिर ए और सी की जगह पे डैश है तो नेक्स्ट ग्रुप में ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड से कंपेयर नहीं हो सकता। सेकंड ग्रुप में हम ये देखेंगे कि डैश के नीचे डैश और 1 के नीचे 1 होना चाहिए, तो नेक्स्ट ग्रुप में कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर कंपैरिजन हो सके। तो यहाँ से आगे मजीद कंपैरिजन नहीं होगा। और अगर मजीद कंपैरिजन नहीं होगा तो यहाँ पे यूज्ड वाली जगह पे हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। इससे फिर नेक्स्ट हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जो आपके सामने मौजूद है। इस टेबल में ऊपर हम वो तमाम टर्म्स मेंशन कर लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद थी, 0, 1, 2, 4, 6, 7 और अप टू 31। और इसके लेफ्ट साइड पे हम एक कॉलम क्रिएट कर देंगे। इस कॉलम के अंदर हमारे पास वो टर्म आएंगी जो कि यूज नहीं हुई। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तमाम टर्म यूज नहीं हुई, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी कॉलम में वो होगी ए की वैल्यू, चूंकि 0 है तो ए बार होगा, फिर बी बार होगा और ई बार होगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार बी बार ई बार। उसके बाद नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो वो बनती है बी बार डी बार ई बार, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इस तरीके से ये बाकी तमाम टर्म्स भी आ जाएंगे। और इससे पिछले वाले टेबल में जो टर्म यूज नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0,1 है, 1,9 है और उसके बाद 2,10 है। और अगर इस टर्म को हम देखें तो ये बनता है ए बार सी बार डी ई बार। तो इस तरीके से हम ये तमाम टर्म्स यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। और फिर इसके आगे हम क्रॉस प्लेस करेंगे। ये क्रॉस इस तरीके से होगा, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट टर्म हमने लिखी है उसके अंदर अगर आप देखें तो 0, 2, 4, 6 आ रहा है, तो 0, 2, 4, 6 इस जगह पे हम क्रॉस लगा देंगे। फिर जो नेक्स्ट टर्म हमने यहाँ पे लिखी थी वहां पे आ रहा है 0, 4, 16, 20, तो हम 0, 4, 16 और 20 पे क्रॉस लगा देंगे। और इस तरीके से बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इसके आगे जो डिफरेंट कॉलम्स हैं वहां पे हम क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस लगाने के बाद हमने ये करना है कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉलम है जिनके अंदर सिंगल क्रॉस आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम नंबर 9 है, इसके अंदर एक सिंगल क्रॉस आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है उसको हम अपने पास यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। इस तरीके से कॉलम नंबर 10 के अंदर एक सिंगल क्रॉस आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट ये जो टर्म है इसको हम अपने पास नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रॉस आ रहा है, इस टर्म को हम नोट कर लेंगे। उसके अलावा आप कॉलम नंबर 28 के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रॉस आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है उसको भी हम नोट कर लेंगे। और कॉलम नंबर 16 के अंदर भी एक सिंगल क्रॉस है, तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है इसको भी हम नोट कर लेंगे। तो ये 5 टर्म्स आपके सामने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ये हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। लेकिन ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है। सिंप्लीफाइड आंसर करने के लिए हमें चंद स्टेप और परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स ये होंगे कि ये जितनी रोज हमने सेलेक्ट की हैं और जितने कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए हैं इन तमाम को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। मतलब इन टेबल के अंदर से इन रो और कॉलम को हम निकाल देंगे। बाकी जो हमारे पास
टर्म्स या टेबल बचेगा वो इस तरीके से होगा जो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब हमारे पास सिर्फ दो कॉलम बचेंगे और ये चार टर्म्स बचेंगी। इन दो कॉलम्स के अंदर भी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है इसके अंदर एक सिंगल क्रॉस है, तो इसको भी हम निकाल देंगे। लास्ट रो के अंदर भी एक सिंगल क्रॉस है, इसको भी हम निकाल देंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल आया है, इस टेबल को देख के हम अपना सिंप्लीफाइड आंसर लिखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट 5 टर्म्स सेम ये वाली होंगी जो ऊपर हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिखे हैं, उसको हम मेंशन कर देंगे। और उसके बाद जो 6 टर्म है वो या तो ये वाली टर्म हो सकती है बी बार सी ई बार, या फिर ये जो नेक्स्ट टर्म है ये हो सकती है बी बार सी डी। इन दोनों में से कोई एक टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे और ये फिर हमारा सिंप्लीफाइड आंसर होगा। मतलब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अगेंस्ट दो सिंप्लीफाइड आंसर हो सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। वैसे ये वीडियो बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पे चेक किया था, बेशुमार वीडियोस थी और उन तमाम वीडियोस के अंदर इस असाइनमेंट का गलत सलूशन प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो सलूशन है ये आप गूगल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप सर्च करें क्विन मैकलस्की कैलकुलेटर तो आपके सामने एक कैलकुलेटर आ जाएगा जिसके अंदर आपने ये वाली तमाम मेन टर्म्स लिखनी होंगी और वो आपको इसका सिंप्लीफाइड आंसर प्रोवाइड कर देगा। वो जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो या तो ये फर्स्ट वाला होगा या फिर सेकंड वाला होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को आप के मैप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। उस कैलकुलेटर के अंदर भी आपने ये तमाम टर्म्स प्रोवाइड करनी होंगी और वो कैलकुलेटर इन दोनों में से या ये दोनों आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा, तो आप वहां से इस सोल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो एंड होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।